नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं घाटी के बारे में, घाटी स्प्रेड के बारे में, घाटी विस्तार के बारे में। घाटी जिसे अंग्रेजी में वैली कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वैलियां क्या हैं, घाटियां क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों के द्वारा जब उनका वेग आता है, विभिन्न प्रकार की जो हिमालय नदियां होती हैं या फिर प्रायद्वीप की नदियों की बात क्यों ना करें, तो वह जब जिस मार्ग से वह बहती हैं, अपने मार्ग के अपने जो क्षेत्र में आने वाले जो भी मटेरियल उनके क्षेत्र में आता है, उसको वह बहा कर ले जाती हैं और क्या करती हैं, अपनी जो क्षेत्र है, जो अपना एरिया जिस क्षेत्र से वह बह रही है, उसको विस्तारित करने का, उसको फैलाने का प्रयास करती हैं। तो वही एक घाटी का रूप आगे चलकर ले लेता है। ठीक, तो घाटी यदि हम उसको परिभाषित करने का प्रयास करें, यदि हम उसको शाब्दिक रूप से अच्छे अच्छे मीनिंग करने का प्रयास करें, तो घाटी दो यदि हम बात करें दो ओर से ऐसे घिरे हुए, ऐसे मजबूत चट्टानों, मजबूत भू आकृतियों से घिरी हुई एक नीचा एक सकरा क्षेत्र होता है, जिसमें वह नदी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जो दो दो ओर से मजबूत चट्टानों से बना हुआ है, मजबूत कला स्थलाकृतियों से निर्मित है, और जो उसका जो जहां से नदी बह रही है, उसका जो भाग होता है वह कैसा होता है, गहरा होता है। वह क्या होता है, उसमें गहराई पाई जाती है। ठीक, तो यदि हम इसको चित्र के माध्यम से, यदि आपने मतलब विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न नदियों की, गंगा नदी की बात कर लें या फिर किसी अन्य नदी की, तो विभिन्न प्रकार की घाटियों के संदर्भ में सुना होगा, और आपने आप विश्वास है कि कहीं कोई ना कोई लोग जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र हैं, वो गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में बहुत से लोग निवास करते हैं। उस क्षेत्र में बहुत से उद्योग हैं, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी जो आबादी है, उसका विस्तार इन घाटी इलाकों में पाया जाता है। क्योंकि घाटियां जो होती हैं, वह क्या होती हैं, वह प्रमुख रूप से उपजाऊ होती हैं। यदि हम मान के चलिए, यह एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, यह और ठीक, यह एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है। तो दो ऊंचे उठे हुए क्षेत्र के बीच में जो एक एक गहरा हुआ स्थान होता है, जिससे नदी प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं घाटी। ठीक, तो इस घाटी से क्या हो रही है, नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो इसलिए जो घाटी का जो क्षेत्र होता है, वह कैसा होता है, गहरा होता है, जिससे वह नदी प्रवाहित होती है। परंतु यदि हम घाटियों की बात करें, तो घाटियों का अपना महत्व है। क्योंकि यदि गंगा नदी के क्षेत्र की बात करें, गंगा नदी के रीजन की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में जो नदी है, गंगा नदी है, तो गंगा नदी घाटी में बहुत से गांव, मतलब गंगा नदी घाटी के जो प्रमुख निकट स्थान है, वहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहां पर बहुत ही जल की व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए वहां पर कृषि बहुतायत में, कृषि बहुत अच्छी अवस्था में, उपजाऊ अवस्था में विद्यमान होती है। इसलिए घाटियों का अपना महत्व है। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है घाटी का विस्तार, घाटी स्प्रेडिंग। तो घाटियों का स्प्रेडिंग करने की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि घाटियों का विस्तार क्यों करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी वर्तमान युग में कि हमारे जो ओशियन है, जो समुद्र है, समुद्र का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, वह क्या हो रहा है, वह इंक्रीज हो रहा है। जो समुद्र का जो सी लेवल है, वह इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, समुद्र के लेवल के इंक्रीज होने से जो तटीय इलाके होते हैं, जिसमें यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो यदि महाराष्ट्र में बंबई है, जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, तो चेन्नई इत्यादि जो प्रमुख शहर हैं, तो यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं, वह क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे समुद्र के जल में विस्तार हो रहा है। इसलिए यह डूब कगारी क्षेत्र, जो कि डूब के क्षेत्र में आने की संभावना इनकी बढ़ गई है। ठीक, तो यदि जो समुद्र का जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उससे समुद्री जल में विस्तार हो रहा है, और वह समुद्र का जल अपने आप को कॉन्टिनेंट के क्षेत्र में भी विस्तारित करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, समुद्र की सतह में, समुद्र के जो लेवल है, जो सी लेवल है, जो जल का स्तर है, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जल में जो वृद्धि होती है, उसका प्रभाव इन घाटियों पर पड़ता है। यदि हम इसका प्रभाव देखने का चित्र के माध्यम से यदि हम समझें, तो यदि जल के लेवल में वृद्धि होगी, यदि सी लेवल में वृद्धि होगी, तो उससे क्या होता है, यदि मान के चलिए यह समुद्र है, ठीक, यह समुद्री एरिया है, यहाँ पर जल है, जल का विस्तार है। ठीक, यहाँ पर जल का विस्तार है, और यह गंगा नदी है, यह जो कि ऊंचे इलाकों से क्या आ रही थी, ऊंचे इलाकों से, हिमालयी क्षेत्रों से, उत्तराखंड इत्यादि, हिमाचल प्रदेश इत्यादि से बहकर यह गंगा नदी अपने नीचे भागों में घाटी में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर मिल जाती है।
ठीक। तो जब सी लेवल का विस्तार हो गया है तो जो उसकी घाटी थी जो कि उत्तर प्रदेश में थी, बिहार में थी, तो उसके जल में भी क्या हो गया, विस्तार हो गया। जल भी अभी तक क्या हुआ गया था, जो क्षेत्र अभी तक घाटी के चारों ओर मान के चलिए, यह क्षेत्र, यह दोनों यहाँ पर घनी बस्ती बसी हुई थी। ठीक, यहाँ पर घनी बस्ती बसी हुई थी, इस क्षेत्र में भी घनी बस्ती बसी हुई थी बहुत। आप देख सकते हैं कि गंगा के रीजन में बहुत से जो इलाके हैं वह इसी तरह से, जो गंगा का मैदान है उस पर बहुत विशाल संख्या निवास करती है, बहुत सघन आबादी निवास करती है। तो अभी तक तो जो नदी थी वो इस प्रकार से बह रही थी, वह अपनी घाटी में बह रही थी। परंतु अब हुआ यह है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, तो जो इसका जो नदी है उसका जो वाटर लेवल है उसमें क्या हुआ, विस्तार हुआ है। तो अभी तक यह जो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में क्या थे, अभी जो क्षेत्र तटीय इलाकों में आते थे, जहां पर जिस घाटी के जल का पहुंच नहीं होती थी, परंतु अब इसका जल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस घाटी का जल थोड़े इस क्षेत्र में भी क्या होने लगा है, फैलने लगा है, विस्तार होने लगा है। तो यह जो इलाके थे अभी तक सुरक्षित माने जाते थे, जहां पर जो रिहायशी आबादी थी, रिहायशी इलाके के रूप में विद्यमान थे, अब वह क्या हो रहे हैं, इस नदी के बहाव के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इससे विभिन्न बहुत से शहरों के, बहुत से गांव के, बहुत से रिहायशी इलाकों के डूबने की संभावना इससे बहुत ही विस्तृत हो गई है। इससे बहुत से इलाके, इससे जो नदी के डूब के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है, जो नदी, जो घाटी का स्प्रेड करना, यानी घाटी का विस्तार करना, तो वह एक अत्यंत आवश्यक हो जाता है, अत्यंत जरूरी हो जाता है। क्योंकि यदि हमें रिहायशी इलाकों को, यदि हमें सुरक्षित रखना है, बचाव करना है, तो इसके लिए हमें घाटी को क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। यदि हम घाटी को विस्तारित कर देंगे, यदि मान के चलिए ये सक्रिय घाटी थी अभी तक, अब इस हम घाटी को किसी ना किसी रूप में विस्तार कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो यह रिहायशी इलाके थे वह बच जाएंगे। तो हमने पहला कारण देखा कि आखिर हम घाटी के विस्तार की बात क्यों कर रहे हैं, तो उसमें पहला कारण था जलवायु परिवर्तन के कारण जो सी लेवल क्या हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमारा जो टॉपिक है वह घाटी का विस्तार, वैली स्प्रेडिंग, वह एक आवश्यक हो जाता है, उसको हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह हमारा अप्लाइड जियोलॉजी का, एक जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हमारे सामने आता है। क्योंकि अभी अपन जो आज के विश्व में जिस प्रकार से अभी हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रकार से प्रयोग व्यवहारिक प्रश्न आने लगे हैं कि किस प्रकार से जो मानवों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही हैं, उनको किस तरह से डील किया जाए, उनको किस तरह से निपटाया जाए। तो इसलिए यह जो घाटी के विस्तार के लिए, घाटी के विस्तार की जो मतलब एक अभियान है वह एक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला कारण घाटी के विस्तार को लेकर था कि आखिर इसकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई, तो उसका पहला कारण था जलवायु में परिवर्तन के कारण। दूसरा प्रमुख कारण इसका यह था कि सेडिमेंट सेडिमेंट जमा करना, यानी नदियां हैं, यदि मान के चलिए गंगा नदी की हम बात करें, तो गंगा नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से जो गंगा नदी निकलती है, तो वहां से जब वह ऊपरी इलाकों से निकलती है तो उसका वेग बहुत ही तीव्र होता है। क्योंकि उसका जो स्लोप होता है, जो उसका ढाल होता है, वह हिमालय के सहारे के, मतलब बहुत ही वर्टिकल होता है, बहुत ही लंबत होता है। तो इसलिए तो जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी का जो बहाव है, जो उसका धार है, जो उसका वेग है, जो वेलोसिटी है उसकी, बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक, तो इससे क्या होता है, जिस वह जो नदी, जो गंगा नदी बहकर ऊपरी क्षेत्रों से आ रही है, तो ऊपरी क्षेत्रों में जो भी चट्टान रहती, जो भी चट्टान, कमजोर चट्टान, जो अपक्षय चट्टान हो चुकी है, जो उसके मार्ग में आती है, अपने साथ जो मार्ग में जो कुछ भी अवसाद आता है, जो मलबा आता है, जो चट्टान आती है, तो उसको सभी को वह बहाकर नदी अपने साथ में ले आती है। ठीक, तो हिमालय क्षेत्र से वो अपने साथ में बहुत सी सेडिमेंट, बहुत सी चट्टानों के टुकड़े, उसको अपने साथ में मलबे के टुकड़े, तो इनको बहाकर अपने साथ में लाती है। परंतु इसको कहीं ना कहीं लाकर क्षेपित तो करती होगी, कहीं ना कहीं लाकर उसको जमा तो करती होगी, डिपॉजिट तो करती होगी। तो वह जो ऊपरी क्षेत्रों से वह जो मलबा लाती है, उसको मैदानी क्षेत्रों में क्या कर देती है, जमा कर देती है, उसको नदी की घाटी क्षेत्र में जमा कर देती है। क्योंकि यदि हम बात करें, देखो, जो नदी का जो बहाव होता है वह ढाल के अनुरूप होता है, यानी ढाल अधिक लंबत होगी तो वह अधिक तेज गति से बहेगी। तो जैसे जैसे जो गंगा नदी की यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो गंगा नदी यदि उत्तर प्रदेश में पहुंचती है तो उसका ढाल कैसा हो जाता है, एकदम से जेंटल हो जाता है। उसका जो ढाल होता है वह कैसा हो जाता है, समतल हो जाता है। तो यदि ढाल समतल हो जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन है वह बहुत ही समतल है ना।
तो वहां पर जो ढाल है बहुत ही कम है। इसलिए गंगा नदी है वह अपने साथ में बहाकर लाए गए अवसादों को, बहाए गए मलबों को अपने साथ में लाकर यहाँ पर क्या कर देती है, उस घाटी में, गंगा नदी की घाटी में उसको स्थानांतरित कर देती है, उसको जमा कर देती है। तो इससे क्या होता है, जो गंगा नदी अपने साथ में बहाकर जो मलबा लाई है, तो मान के चलिए यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से गंगा नदी यहाँ इस प्रकार से मलबा लाती है, तो ठीक यहाँ से अभी जो नदी थी वह बह रही थी, परंतु अब इसने विभिन्न प्रकार से जो मलबा उसके द्वारा लाया गया है या समतल क्षेत्रों में क्या कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक, इसको यदि यहाँ पर जमा कर दिया गया है मलबे को, तो इससे क्या होगा, जो इसका आधार है, अब क्या होगा, जो नदी में नदी के जो क्षेत्र था अभी उसकी गहराई कैसी हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि उसमें मलबा भर गया ना, उसकी जो घाटी थी अब उसका जो जो आधार था अब वह संकीर्ण हो गया है, अब वो संकुचित हो गई है, अब लिमिटेड हो गई है, और उसमें उसका जो जल था अब वो रिहायशी इलाकों में क्या करने लगा, यहाँ पर जो इलाके बस्तियां बसी थी, यहाँ पर जो इस नदी की घाटी के जो के किनारे जो बस्तियां बसी थी, अब उन इलाकों, वह इलाके क्या हो सके हैं, इस जो घाटी में जो पानी जल बह रहा था अब वहां पर मलबा भर गया है जो नदी के द्वारा लाया गया था, अब वह इन क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों में जल प्रवेश करने लगता है। तो इस प्रकार से जो जो हिमालयी क्षेत्रों से नदियां आती हैं या फिर ऊंचे क्षेत्रों से जो नदियां आती हैं वह अपने साथ में बहाकर सेडिमेंट लाती हैं, मलबे लाती हैं, अवसाद लाती हैं। तो उस अवसाद को वह जहां पर जो उसका नदी का ढाल कमजोर होता है, जहां उसका ढाल जेंटल होता है, जहां पर नदियां आगे अपने साथ में अवसाद को लेकर नहीं चल पाती हैं, क्योंकि ढाल ही कमजोर होता है, वहां पर वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी जो गति होती है वो गति कम हो जाती है, इसलिए नदियां आगे उस मलबे को नहीं ले जाती हैं और नदी घाटी में उसी अपनी नदी में क्या कर देती हैं, अब उस मलबे को जमा कर देती हैं। इससे क्या होता है, जो उसका नदी का जो आधार है वह क्या हो जाता है, मलबे से भर जाता है, और नदी का जो क्षेत्र होता है जहाँ से नदी बह रही थी अब वह जो जल था, नदी का जल अब वह रिहायशी इलाकों में, जो उसके किनारे जो नदी घाटी के किनारे थे उसमें भी क्या घुसने लगता है, उसमें भी जाने लगता है। इससे भी क्या होता है, जो हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हम नदियों का जो नदी घाटी है उसका विस्तार करें। ठीक, तो हमने दो कारण देखे, जलवायु परिवर्तन, और दूसरा हमने कारण देखा जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्लेशियर का पिघलना था, उससे सी लेवल का मेल्ट होना, सी लेवल का जो इंक्रीज होना, पॉजिटिव इंक्रीज होना, यानी सी लेवल बढ़ रहा था। ठीक, पहला हमने एक कारण देखा, और दूसरा हमने देखने का क्या प्रयास किया कि किस प्रकार से नदी के द्वारा जो ऊपरी क्षेत्रों से मलबा लाया गया, और तीसरा एक प्रमुख कारण है मानव जनित, यानी मानवीय कारण भी, मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव की जो क्रियाएं हैं, मानव की जो क्रियाएं हैं, जो विकास के नाम पर जो क्रियाएं चल रही हैं, उनके द्वारा भी जो घाटी है, तो घाटी को विकसित करने की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि यदि हम मान लें, यदि हम किसी भी बड़े शहर का उदाहरण लें जो कि नदी के या किनारे बसे हुए हैं, तो यदि हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना दो नदियों का संगम होता है, आप जानते होंगे। तो जितना भी उस मतलब शहर का जो भी सीवेज होता है, जो भी जल मतलब जो गंदा पानी आता है, जो नालियों के माध्यम से बहुत बहुत अधिक पूरे शहर का पानी उसी नदी में क्या करते हैं, जमा कर दिया जाता है। तो जो नालियों का जो जल होता है, जो मतलब नालियों का जो दूषित कचरा होता है वह भी उस नदी में क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। उसमें हजारों मतलब बहुत ही अधिक वर्षों तक वह जमा होते होते उसकी जो आधार होता है वह भी संकुचित हो जाता है। तो मानव के द्वारा भी इस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, जिसके कारण भी हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो नदियों की घाटी है उसका विस्तार किया जाए। ठीक, यदि आपने देखा होगा कि यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल में एक तालाब है। तो जितना भी जल होता है, यदि हम सागर की बात करें, सागर संभाग, तो सागर में जो झील है जिसे हम लाखा बंजारा झील कहते हैं, तो सागर का जितना भी जल होता है, सागर में जितना भी जो जो सीवेज का जल होता है, सीवेज का जो कचरा होता है वह सभी उसी तालाब में जाता है। तो इससे क्या होता है, उसका जो तालाब का जो आधार था अब वह क्या हो गया, मलबे से भर गया है। इसलिए हमें आवश्यकता हुई है कि अब उसको खुदाई की जाए, उसको हम सफाई करें। उसी प्रकार से हमें आवश्यकता है कि अब हम इस जो नदी घाटियां हैं, जो नदी नदी बैलियां हैं, उनका जो आधार संकुचित हो चुका है, अब उनकी गहराई कम हो चुकी है, तो उनकी हम गहराई को विस्तारित करें। उनकी गहराई को हम क्या करें, अब और अधिक करें, ताकि जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वह डूब के क्षेत्र में ना आ पाए और कगार के क्षेत्र में ना आ पाए, और रिहायशी इलाके उससे क्या होगा, सुरक्षित हो जाए। तो ठीक, तो इस प्रकार से हमने तीन कारणों के विषय में चर्चा की, जिसके संबंध में, जिससे हम यह जो नदी का जो घाटी का जो स्प्रेडिंग का जो विस्तार का जो कॉन्सेप्ट हम जो चर्चा कर रहे हैं वह उसकी उत्पत्ति को लेकर, उसके उद्भव को हमने जस्टिफाई करने का प्रयास किया।
उसके बाद हम बात करेंगे किस प्रकार से इन नदियों का जो विस्तार किया जा सकता है। तो मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा जो मलबा भर चुका है, अब उसको क्या किया जाए, नदी को क्या उसको जो जो घाटी है, उसको विभिन्न प्रकार से चूड़ान करने का प्रयास किया जाए। तो मनुष्य के द्वारा यानी हमारी सरकारों के द्वारा इस प्रकार के प्रयास बहुत ही पूर्व में इतिहास में इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो यदि हम इसकी सबसे पहली बात करें 1954-55 की बात है। असम असम राज्य जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक, तो असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो उस क्षेत्र में क्या होता है, नदी के द्वारा नदी का जो बहाव होता है वह क्या होता है, तीव्र होता है। तो उसके कारण जो उसके जो रिहायशी इलाके थे उसके जन्म में आ रहे थे, इसलिए सरकार के द्वारा 1954-55 में डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में जो बहुत से गांव को क्या कही जगह उसको स्थानांतरित किया गया और नदी को गहरा करने का प्रयास किया गया, मशीनों की सहायता से उसको विस्तारित करने का प्रयास किया गया ताकि वो जो रिहायशी इलाके हैं उसमें नदी का जल ना घुस पाए। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसी इसके तहत सरकार ने वहां पर एक प्रोग्राम चलाया था, एक कार्यक्रम चलाया था जिसे हम कहते हैं डीटीपी। ठीक, तो डीटीपी प्रोग्राम जो असम सरकार के द्वारा डिब्रूगढ़ में चलाया गया था, तो उसके द्वारा भी इसी प्रकार का कार्य किया गया था। ठीक, तो उस नदी को गहरा किया गया था, नदी की घाटी को गहरा किया गया था और इसके अलावा एक कार्य और किया गया था कि नदी का जो क्षेत्र था, तो मान के चलिए यह नदी का यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यह नदी इस प्रकार से बह रही है। ठीक, नदी इस प्रकार से बह रही है और यदि नदी यहाँ से बहेगी तो सीधी बात है यहाँ पर हेड करेगी। ठीक, और यहाँ पर यदि रिहायशी इलाके हैं या किसी प्रकार का विकासात्मक कार्य है हो रहा है यहाँ पर है, तो नदी क्या करेगी, इसको अपनी जद में प्रयास करेगी। इसको यहाँ पर यदि बाढ़ आ जाएगी नदी में तो इसको तो अपने चपेट में ले ही लेगी। तो इसलिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा यहाँ पर डाइक बनाया गया। असम के डिब्रूगढ़ की बात है, 1954-55 में सरकार के द्वारा सबसे पहली बार इसकी दिशा में प्रयास किए गए थे। तो यहाँ पर डाइक का निर्माण किया गया, DYKE डाइक का निर्माण किया गया, यानी लंबी लंबी दीवारों का निर्माण कर दिया गया, जिससे जो जल है वह इस रिहायशी इलाके को में ना प्रवेश कर पाए और रिहायशी इलाका क्या हो जाए, जो बस्ती बसी हुई है, जो गांव बसे हुए हैं नदी के किनारे, अब वह सुरक्षित हो जाए। ठीक, तो इस प्रकार से जो सरकार है उनके द्वारा या तो दो तरीके से कार्य किया जा सकता है, या तो यहाँ पर डाइक का निर्माण कर दिया जाए, दूसरी बात या तो फिर यह जो नदी है, नदी की घाटी है, उसको गहरा कर दिया जाए। विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा उस नदी की घाटी को गहरा करने का प्रयास किया जाए। ठीक, उसके अलावा नदी की घाटी से जो हमें जो गहरा करने से जो भी हमें मिट्टी रेत प्राप्त होती है, तो उसको इस क्षेत्र में, इस गांव में क्या कर दिया जाए, इसको फैला दिया जाए, ताकि इसका आधार क्या होगा, इसका आधार विस्तृत हो जाएगा और यह जो नदी घाटी है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। तो इसको गहरा करने का प्रयास किया जाए और इसके माध्यम से जो मटेरियल निकला है उसको इस क्षेत्र में क्या रिहायशी इलाकों में बिखेर दिया जाए, ताकि इसका जो आधार था वह क्या हो जाए, विस्तृत हो जाए और यह नदी घाटी गहरी हो जाए। तो इससे दोनों कार्य हो सकते हैं, दोनों कार्य बन सकते हैं कि नदी गहरी हो जाएगी और रिहायशी इलाके उठ जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो सरकार के द्वारा 1954-55 में डीटीपी नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया था डिब्रूगढ़ में, तो उसके द्वारा इस क्षेत्र को बचाने का, इस देश को संरक्षित करने का, इसको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। ठीक, तो इसको यदि आंकड़े की हम बात करें तो करीब 15 लाख लोगों को क्या अभी तक क्या कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी भारत में उस डीटीपी प्रोग्राम के अंतर्गत करीब 15 लाख लोगों को इन क्षेत्रों से स्थानांतरित कर दिया गया है, उसको विस्थापित कर दिया गया है, यानी सुरक्षित किया गया है। या तो किसी प्रकार से डाइक का निर्माण किया गया, नदी घाटी को गहरा किया गया है, या फिर किसी न किसी प्रकार से उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा 32,418 हेक्टेयर भूमि को इस प्रोग्राम के तहत सुरक्षित करने का, उसको संरक्षित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से एक प्रोग्राम जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जो जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है, यदि आप पश्चिम बंगाल के यदि आप मानचित्र को देखेंगे अच्छी तरीके से, तो जो पश्चिम बंगाल को, जो वेस्ट बंगाल है, उसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में आपको एक नदी दिखेगी, तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी के द्वारा जलपाईगुड़ी आपने एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, जो ऊपरी भाग में दार्जिलिंग के आसपास है। ठीक, तो वहां पर भी तिस्ता नदी के द्वारा इसी प्रकार से उसके बहाव के जो एरिया, जो बहाव के क्षेत्र में बहुत से रिहायशी इलाके आ रहे थे, तो उसको भी
इसी के तहत सरकार के द्वारा सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा एक रिवर है मानसी रिवर। तो मानसी रिवर जो कि बरौनी से कटिहार के बीच में एक रेलवे स्टेशन है, बरौनी और एक है कटिहार। तो वहां पर रेलगाड़ी चलती है, वहां पर ट्रेन चलती है बरौनी से कटिहार के बीच में, जो कि बिहार की बात है। ठीक, तो बिहार में बरौनी है, कटिहार है। तो दोनों के बीच में एक रेल का प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो दोनों के बीच में रेल का एक कार्यक्रम मतलब रेल सेवा संचालित है। और वहां पर रिवर है एक मानसी रिवर। तो मानसी रिवर के द्वारा उस जो रेलवे क्षेत्र है, तो मानसी रिवर में जब बाढ़ आती है, जब उसमें भी क्या होगा, मलबा अधिक भर गया, उसकी जो घाटी है अब क्या हो गई है, वह संकुचित हो गई है, वह संकीर्ण हो गई है, वह सैलो हो गई है। तो दो सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा वहां पर भी इसी प्रकार का बरौनी से कटिहार के बीच में जो रेलवे स्टेशन था, वह इस मानसी रिवर की जद में आ रहा था। तो इसको बचाने के लिए, मानसी रिवर से इसको सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा डाइक का निर्माण किया गया था। ठीक, इसके साथ साथ एक जो नदी है कोसी नदी, आप जानते हो कि बिहार राज्य में है। परंतु जो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है, जहां से उद्भव होती है नदी, ओरिजिन होती है, तो वह नेपाल से उद्गमित होती है। तो नेपाल के जो हिमालयी क्षेत्र है, बिहार भी एक हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो वहां पर उसका जो 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 ऊंचे इलाकों से, हिमालय के क्षेत्र से क्या है, अचानक से बिहार से यदि आप देखेंगे तो अचानक से जो हिमालय है, हिमालय की रेंज, उसकी ऊंचाई अधिक है ना। तो क्योंकि वहां पर माउंट एवरेस्ट चोटी है, उसी के आसपास कंचनजंगा है। तो यहाँ पर नेपाल के क्षेत्र में जहां से यह कोसी नदी निकलती है, उसकी ऊंचाई अधिक है, और बिहार की क्या है, बिहार की नीचाई अधिक है, नीचाई है। ठीक, तो इस प्रकार से जो कोसी नदी है, तो कोसी नदी जो प्रवाहित होती है, वह अपने आप क्या करती है, विभिन्न प्रकार से विभिन्न जैसे फैलने का प्रयास करती है। तो इसीलिए जो अपने जो मार्ग है, जो कोसी नदी है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। वह है विभिन्न प्रकार से, आपने न्यूज में देखा होगा, आपने खबरें सुनी होंगी कि कोसी नदी के द्वारा क्या किया जा रहा है, वेस्टवर्ड यानी पश्चिम दिशा की ओर, यानी उत्तर प्रदेश की ओर उसका जो रूट है, वह रूट उत्तर प्रदेश पश्चिम दिशा की ओर होता जा रहा है। इसलिए जो बिहार में ये कोसी नदी के संबंध प्रसिद्ध है कि कोसी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि कोसी नदी के द्वारा अपने मार्ग में परिवर्तन किया जाता है। तो कोसी नदी भी इसी प्रकार से जो उसका रूट है, तो रूट में भी सरकार के द्वारा 200 मतलब 46 किलोमीटर क्षेत्र में जो कोसी नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या किया गया है, इसी प्रकार से डाइक बनाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से जो उसके जो लगे हुए क्षेत्र है, जो गांव है, सटे हुए एरिया है, तो उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया, उनको संरक्षित करने का, उनको सेफ्टी प्रदान करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हमने 4 योजनाओं की बात की, डिब्रूगढ़ की हमने बात की, असम की हमने बात की, जलपाईगुड़ी की जो कि पश्चिम बंगाल में है, हमने बात की जो बरौनी और कटिहार के बीच में रेलवे स्टेशन है, तो वह भी मानसी रिवर के अंतर्गत आता था। इसके अलावा हमने एक बात की कोसी रिवर के बारे में। ठीक, तो इन हमने 4 प्रोग्राम के बारे में आपको बताया, किस प्रकार से सरकार के द्वारा किस प्रकार के कार्य, विभिन्न जो हमारी जो घाटी है, उसको विस्तारित करने का, उसको फैलाने का प्रयास, उसको स्प्रेड करने का प्रयास सरकार के द्वारा, रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए सरकार के द्वारा जो सघन बस्तियां हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप में भी इसी प्रकार का जो कार्य है, जो इसी प्रकार का जो कार्यक्रम है, वह चलाया गया था, क्योंकि वहां पर भी इसी प्रकार की समस्या सामने आई थी। यूरोप में एक नदी है, डॉन नदी। तो आपने उसके विषय में सुना होगा, यदि आप मानचित्र में, आपके पास मानचित्र हो तो उसे अच्छी तरीके से उसे रेखांकित कर सकते हैं। तो डॉन नदी अजोब सागर में क्या गिरती है। तो वहां की जो अजोब सागर में डॉन नदी गिरती है, अपना जल विसर्जित करती है, तो उसके वहां उस डॉन नदी है, उसकी गहराई को भी वहां की सरकार के द्वारा करीब 14 फीट गहरे करने का, उसकी जो घाटी है उसको 14 फीट गहरा करने का, उसको विस्तार करने का प्रयास किया गया, सरकार के द्वारा किया गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो यूरोप में जिस प्रकार से कार्य किया गया, जिस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार के अभियान किए गए, तो इन सब का उद्देश्य यही है कि जो रिहायशी इलाके हैं उनको सुरक्षित किया जाए, जो सघन बस्तियां हैं, जो कृषि क्षेत्र हैं, जो बहाव के जल के क्षेत्र में, डूब के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको उससे सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य और है कि जो बाढ़ को नियंत्रण करने के उद्देश्य से भी इस प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, नदी घाटी को गहरा करने का प्रयास करती है। नदी को गहरा कर देगी तो जो अभी जो रिहायशी इलाके में जो डूब के क्षेत्र में आते हैं, अब वह नदी घाटी के गहरा होने से अब वह डूब के क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से फ्लड मैनेजमेंट
यानी बाढ़ को नियंत्रित करने में सरकार के द्वारा एक उपाय के रूप में इसका प्रयोग, एक साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नहरों का निर्माण किया जाता है, नहर निर्माण करने के उद्देश्य से भी इसी प्रकार का किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो सरकार है, सरकार के द्वारा विभिन्न जो परिवहन योजना है, तो परिवहन के तहत जो नौ परिवहन है, नौ परिवहन को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार का प्रयास गंगा नदी के क्षेत्र में किया गया है। क्योंकि यदि नौ परिवहन को विकसित करना है, जो कि नौ परिवहन, जल परिवहन बहुत ही सस्ता मार्ग है। जो परिवहन जो सड़क के माध्यम से होता है, रेल के माध्यम से होता है, उसके मुकाबले नौ परिवहन जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी अच्छा है, उसको लागत भी कम होती है और उसके वहन जो जो क्षमता है, जो उसकी जो सामान जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्षमता है, वह भी अधिक होती है। तो सरकार के द्वारा जल परिवहन को विकसित करने के लिए, नौ परिवहन को डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा जो घाटी है उसको गहरा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो सकरी घाटी होती है उसमें नौ परिवहन संभव नहीं होता है। इसलिए सरकार के द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा परियोजना के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो डेवलपमेंट योजनाएं हैं उनके लिए, बाढ़ नियंत्रित करने के लिए और नहर बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, इसके अलावा जो प्राकृतिक जो क्रिया है, जो प्राकृतिक चाहे हम बात कर लें सी लेवल जो विस्तार हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन सब चीजों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर यह कार्य किए जा रहे हैं। तो इसका कारण जो घाटी के विस्तार का कारण, यह तो सबसे पहले हमने बात की, प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। तो दोनों उद्देश्यों के तहत सरकार के द्वारा जो क्षेत्र है उनको सुरक्षित किया जा रहा है, उनको सेव करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको एक सुरक्षा मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सरकार के द्वारा या तो डाइक बनाकर या फिर उनकी घाटी को गहरा करके इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद।